दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्नर थ्योरी जो है उसका पहले हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि वर्नर थ्योरी क्या कहता है। देखिए, वर्नर थ्योरी क्या कहता है ये सुनिए। वर्नर थ्योरी कहता है कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैलेंसी होता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी जिसको 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी जिसको 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो बराबर होता है कि सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका, वही प्राइमरी वैलेंसी होता है। डन। और ये आयोनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और प्राइमरी वैलेंसी को हम डैश लाइन से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। फिर जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैलेंसी होता है, प्राइमरी जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, और इट इज नॉन आयोनाइजेबल, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, इट इज डायरेक्शनल, और डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है तो ज्योमेट्री बताएगा ही बताइए। और इसको हम जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, और इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल स्पीसीज। तो पढ़िए इसको। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इट इज आयोनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज ओनली, डिनोटेड बाय डैश्ड लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी इट इज सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, non-ionizable, directional, define the geometry of complex, denoted by solid line, satisfied by negative and neutral species। अब देखिए, वर्नर थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। जनरली हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर आपके पास Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मान के चलते हैं, ये मोनोवेलेंट होता है। यानी कि अगर कोई आपके पास मोनोवेलेंट कैटाइन है जैसे Ag+, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई बाइवेलेंट कैटाइन है जैसे Zn2+, Cd2+, Hg2+, U2+, Pt2+, Pd2+, Ni2+, तो अगर आपको ऐसा आयन देखने को मिले तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख के आइएगा। यह आयन कहां देखने को मिलेगा? हाँ, सेंट्रल मेटल एटम होगा। अगर ये आयन सेंट्रल मेटल एटम बनाएगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके आइएगा। अगर आपको ऐसा दिखे, पहले आप यहां से यहां तक देखिए, Sc3+, Fe3+, CO3+, Cr3+, या आपको Ti+4, Pt+4 दिखे, यानी कि ट्राइवेलेंट कैटाइन या टेट्रावेलेंट कैटाइन, तब आप, या Pd+4, तब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके आइएगा, 6 लिख के आइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। देखिए, वर्नर थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो सुनिए। वर्नर थ्योरी में आपको ऐसे, पहले देखिए, आपको मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन लिख के देगा, जैसे PtCl4.6H2O लिख के दिया। डन। अब ध्यान से देखिए, PtCl4 में प्लेटिनम हमेशा +4 बनाएगा। अभी हम बात करके आए कि प्लेटिनम +4 होगा। अगर +4 होगा यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। डन। स्टेबल से प्लेटिनम +4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन में ऐसे मॉलिक्यूल लिख के देंगे, पर आपको उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो PtCl4.6H2O कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए प्लेटिनम का। तो आप क्या करिएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर ले जाइए, Cl4 को बाहर ले जाइए। अब देखिए, ये जो है ये आयोनाइजेबल है, और यहां पे सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कितना आएगा, ये तो न्यूट्रल है, सेंट्रल मेटल पे चार्ज आएगा +4। डन। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यही तो इसका प्राइमरी वैलेंसी है। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी अगर पूछा 1 डिग्री वैलेंसी, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आता है, तो उसका वैल्यू क्या रखिएगा, 4। सम में आप ये चारों एग्जाम्पल में देखिए, प्लेटिनम पे हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और वही 1 डिग्री वैलेंसी बताता है। अच्छा, 2 डिग्री वैलेंसी क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अगर प्लेटिनम +4 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबका हो गया। अब आप बताइए, जब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखे, 4 क्लोरीन बाहर है, तो आपको बताना है कि कितना क्लोरीन एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन है ये आयोनाइजेबल है, तो आपको 4 मिलेगा।
4 मिलेगा क्लोरीन और 1 मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल 5 आपको आयन्स मिलेंगे किसमें, तो यहां से टोटल आपके पास 5 आयन मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी क्लोरीन आयन एक्ट एज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बोथ, 1 डिग्री मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 डिग्री मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में, डन। तो ऐसा ऐसा कितने क्लोरीन आयन है जो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री की तरह दोनों बिहेव करेंगे, तो यहां तो ये तो 1 डिग्री की तरह बिहेव कर रहा है पर 2 डिग्री वाला नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहां 0 लिखेंगे। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, PtCl4.5H2O, पहले आपको प्लेटिनम +4 में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लाना पड़ेगा, तो 5 H2O अंदर ले जाइएगा, 1 क्लोरीन अंदर, तब तो 5 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा और 3 क्लोरीन बाहर। अब आपको बताना है 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो पक्का फिक्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स होगा। अब आप देखिए कि कितने क्लोराइड आयन हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री की तरह दोनों की तरह काम करते हैं, तो देखिए ये 1 डिग्री की तरह काम करेगा तभी 3 1 4, तभी यहां पे +4 आएगा, तो 1 डिग्री की तरह काम कर रहा है और साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है यानी 2 डिग्री, तो यहां नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हो जाएगा 1। और आपको एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन मिलेंगे, 3 और 1 4, तो कितने मिलेंगे 4, यहां से मिल रहे थे 5। सिमिलरली ये देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, तो 4 H2O अंदर, 2 क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर, तो बताइए ये जो 2 क्लोरीन है ये 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री मतलब सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी ला रहा है और कोऑर्डिनेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने 1 क्लोराइड आयन 1 डिग्री 2 डिग्री में है, 2, और ये दोनों तो सेम रहेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 डिग्री बताता है तो वो तो सेम रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा। अब बताइए कितने आयन मिलेंगे, 2 1 3। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं, तो अब देखिए जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर रहा है, अगर टोटल नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर रहा है तो आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, डन। अच्छा यहां से देखिए यहां 4 क्लोरीन आपको मिलेगा सॉल्यूशन में, तो अगर आप इसमें AgNO3 पास करवाते हैं तो आपसे पूछेगा कि AgCl का कितना मोल मिलेगा, AgCl का कितना मोल मिलेगा, तो 4 क्लोरीन तो 4 AgCl का मोल मिलेगा, डन। 4 मोल मिलेगा मतलब 100% AgCl बनेगा। यहां देखिए 3 क्लोरीन है तो 3 AgCl बनेगा, यानी 3 आउट ऑफ 4, 4 क्लोरीन थे जिसमें से 3 AgCl बनाएगा इनटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 75%। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl व्हेन इट इज रिएक्टेड विद AgNO3। अगर चारों क्लोरीन मिल रहा है तो 4 मोल, 3 क्लोरीन मिल रहा है तो 3 आउट ऑफ 4 इंटू 100, 2 क्लोरीन मिल रहा है तो 2 आउट ऑफ 4 इंटू 100 और 1 क्लोरीन मिल रहा है तो 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो परसेंटेज में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम बनाए, वर्नर ने जो डायग्राम बनाया था, आपको पता है कि वर्नर ने क्या किया था, जो 1 डिग्री है 1 डिग्री है उसको डैश लाइन से दिखाए थे और 2 डिग्री जो है उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो अब आप देखिए 1 डिग्री यहां पे कौन कौन सा है, ये क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री की तरह काम कर रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और ये जो 2 क्लोरीन है ये 1 डिग्री की तरह भी काम कर रहा है और 2 डिग्री की तरह भी काम कर रहा है, और ये जो है ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 2 डिग्री है। तो अब आप क्या करिए, कोबाल्ट +3 बताइए, 4 NH3 सॉलिड लाइन से बनाइए क्योंकि 2 डिग्री है वो, और 1 क्लोरीन 1 डिग्री है तो उसको सिर्फ डैश लाइन से डिनोट करिए, और 2 क्लोरीन 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों की तरफ से है तो सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों से डिनोट करिए। समझ में आया। सिमिलरली आपको क्या दे सकता है कि आपको फिगर दे सकता है और फिर आपसे फॉर्मूला पूछेगा, तो कैसे निकालिएगा, फिगर देख करके, डायग्राम देख के। तो देखिए 2 क्लोराइड आयन जो है सिर्फ डैश लाइन से है, तो अगर डैश लाइन से है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स के बाहर आएगा, देखिए। और एक क्लोराइड आयन जो है वो सॉलिड और डैश दोनों से है, तो यानी ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों की तरह काम कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स के अंदर, और 1 2 3 4 5 एमोनिया और कोबाल्ट। तो आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए स्ट्रक्चर देख के। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहता है उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जो लिगेंड है उसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे। देखिए आपके पास एक सीरीज बना हुआ है लिगेंड का, इसमें स्टार्टिंग में देखिए ये दोनों कार्बन डोनर है और यहाँ पे
ये सब यहां से यहां तक ये सब नाइट्रोजन डोनर है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन ये नाइट्रोजन डोनर है। और फिर यहां से यहां तक देखिए ये सब ऑक्सीजन डोनर है, और यहां से ये सल्फर डोनर है, और यहां से यहां तक हैलाइड है। आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होता है वो कार्बन डोनर का ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन डोनर का, फिर ऑक्सीजन, फिर हैलाइड और एस डोनर का। ऐसा इसलिए है कि आपको पता है कि जो लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। इसीलिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलाइड, तो आप लेफ्ट से राइट जाइएगा पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी घटेगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लीजेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कहने का मतलब कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल को। इसलिए कार्बन डोनर जो लिगेंड होगा, ऐसे लोन पेयर जो कार्बन पे प्रेजेंट है वो आसानी से डोनेट हो सकता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो COCN नेगेटिव बेस्ट है, इसको बुलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बुलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर, अगर आपको कोई लिगेंड लिख के दे, कोई लिगेंड लिख के दे और आपसे पूछेगा बताइए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या चेक करना है। मान लेते हैं आपको एक एग्जांपल दिया C2O4 2 नेगेटिव, ये एग्जांपल है आपके पास। तो आप क्या करिएगा, आपसे पूछा है कि बताइए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप पहला एटम देखिएगा, पहला एटम दिखा आपको कार्बन, फिर आप चेक करिएगा पहले एटम पे लोन पेयर है या नहीं, तो बताइए यहां लोन पेयर है, नहीं है। फिर आप जाइएगा नेक्स्ट एटम पे ऑक्सीजन, यहां लोन पेयर है, यानी कि ये ऑक्सीजन डोनर हुआ। डन, ये चेक करिएगा और फिर आप इस कंक्लूजन पे आइएगा कि अगर वो कार्बन डोनर है यानी कि लोन पेयर कार्बन के ऊपर है या लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और बाकी सब ऑक्सीजन डोनर, हैलाइड और सल्फर डोनर ये वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको बोला कि बताइए NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, तो आप पहला आइटम चेक करिए नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो यानी कि ये नाइट्रोजन डोनर है। अगर ये नाइट्रोजन डोनर है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी तरह से अरेंज किया गया है। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं VVT से पहले वो है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका ज्योमेट्री आपको पता है SP होता है, उसको लीनियर बुलाते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसका ज्योमेट्री होता है SP3 और उसको ट्राइगोनल प्लेनर बुलाते हैं। अब ध्यान से देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो दो तरह का ज्योमेट्री हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक SP3 एक DSP2। और SP3 हुआ तो टेट्राहेड्रल बुलाएंगे, DSP2 हुआ तो उसको स्क्वायर प्लेनर बुलाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो अगेन दो तरह का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, DSP3 SP3D, और जो ज्योमेट्री होता है उसको बुलाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो यहां ज्योमेट्री बनता है ऑक्टाहेड्रल। दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, SP3D2 एंड D2SP3। अब आइए एक एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल में VBT में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास एग्जांपल है K4FeCN6। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ आप स्टेप्स फॉलो करिएगा। पहला स्टेप आप क्या करिएगा, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज निकालिएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो आपको पता है, 4 + x - 6 = 0। तो आप x निकाल लीजिएगा, वो आएगा +2। अब आप एक बार सेंट्रल मेटल एटम पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, डन। फिर आप चेक करिए कि इसके साथ कितने साइनाइड हैं, कितने लिगेंड हैं। 6 हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी इस कॉम्प्लेक्स को देख करके हम ये पता लगा लिए कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसमें दो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो SP3D2 और एक हो सकता है D2SP3। और पक्का पक्का ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, ये तो हम बता देते हैं। कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करके। अब ये होगा हाइब्रिडाइजेशन या ये होगा
उसके लिए अब हम डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो लिगेंड है। अब आप इस लिगेंड में देखिए, ये लिगेंड है कार्बन डोनर। अगर ये कार्बन डोनर है तो आपको पता है कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर, ये दोनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है। तो अब आप वीबीटी का पहला पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखे तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाइएगा। ये पहला पॉइंट है। और अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड दिखे तो आप पेयरिंग नहीं करवाइएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, डन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या तो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये 2 पॉइंट ये क्लियर हुआ, 2 पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से सुनिए, आयरन यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है। आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, पता है आपको। अब आप देखिए, आयरन पे +2 चार्ज आने के लिए आप क्या करिएगा, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 3d6। तो आप क्या करिए, डी में 5 ऑर्बिटल बनाइए, डी में 5 ऑर्बिटल बनाइए, उसके बाद वाला ऑर्बिटल 4s, उसके बाद वाला 4p। अब सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पेयरिंग करवाना है, तो पहले तो आप 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर आप पेयरिंग करवाइए। ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो फाइनली पेयरिंग करने के बाद कैसा बनेगा, देखिए पेयरिंग करवा दिए, यहां 2 ऑर्बिटल बचा और यहां 1, यहां 3। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 6 डब्बा चाहिए हमें। तो 2 3 3 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो डी ऑर्बिटल यहां यूज हुआ है, ये यहां से यूज हुआ है डी ऑर्बिटल, इनर से, इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए इसको बुलाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर डी जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है, देखिए ये 4p है, इसके बाद भी होगा 4d, तो अगर ये ऑर्बिटल यूज होगा तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुलाएंगे। लेकिन डी ये वाला यूज हो रहा है, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुलाएंगे। समझ में आया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसको डायमैग्नेटिक बुलाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक डायपोल होता है, म्यू होता है n×n+2, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां रखेंगे 0 तो आपके पास म्यू आ जाएगा 0, और डायमैग्नेटिक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब हम उस पॉइंट को लिख लेते हैं। अब आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके इस सब पॉइंट को रीड कर लीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपको दिखे CuNH3 या CuH2O, डन, इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज, तो आपको पता है ये ब्लू विट्रॉल है और ये स्विट्जर्ड सॉल्ट है। इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटल है कि इनमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, इन सब का जो इनमें लिगेंड का नंबर है वो 4 है। 4 है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब का कितना है, 4। और आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो या तो इसमें sp3 हो सकता है या इसमें dsp2 हो सकता है। अगर sp3 हुआ तो इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री एक्सपेरिमेंटली। तो इसका पक्का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए dsp2। तो इसी को हम प्रूव करेंगे कि कैसे स्विट्जर सॉल्ट और ब्लू विट्रॉल में हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2 और बॉन्ड एंगल आता है 90 डिग्री। समझ में आया, इसी का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें दोनों में सेंट्रल मेटल एटम है, कौन, कॉपर है। तो आपको पता है कॉपर का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1, और आपको कॉपर पे +2 चार्ज चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एक इसमें से, एक इसमें से। तो आपके पास कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 3d9। यस और नो? तो अब आप क्या बताइए, आप बनाइए डी का ऑर्बिटल बताइए। तो डी का 5 ऑर्बिटल बनाए, डी का 5 ऑर्बिटल बनाए और 9 इलेक्ट्रॉन जमा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन जमा दिए, इसमें फ्री, इसमें फ्री, डन। अब आप देखिए, आपको चाहिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, dsp2। तो dsp2 चाहिए, यानी कि यहां से एक d चाहिए, पर यहां देखिए d खाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इधर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, यही इसमें कैच है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा d,
यहां से s और यहां से 2p, तो dsp2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए थे यहां, तो dsp2। अब देखिए अंदर वाला d यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और dsp2 है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4p में, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक। और म्यू का वैल्यू होता है √n इंटू n+2, n के जगह पे 1 डालिएगा तो म्यू आ जाएगा √3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास एग्जांपल है CONH3 2 पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए ये न्यूट्रल है तो कोबाल्ट पे आया +2 चार्ज, डन। अब आप देखिए कोबाल्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो कोबाल्ट 2+ का हो गया 3d7। तो आप 3d7 बनाइए, 3d7 बनाइए। और यहां जो लिगेंड है देखिए ये नाइट्रोजन डोनर है, तो कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पेयरिंग होगा। तो पहले तो आप 7 इलेक्ट्रॉन डालिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन डालिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयरिंग करवा दीजिएगा, इसको पेयरिंग करवा दीजिएगा तो आपके पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, डन। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो आप क्या करिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके, क्योंकि अब देखिए यहां 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो यानी 6 डब्बा खाली चाहिए। तो 6 डब्बा खाली चाहिए तो यहां से एक ऑलरेडी खाली है क्योंकि हम पेयरिंग करवाए थे, एक है। और यहां से मिलेगा 1 2 3, तो 3 1 4, 3 1 4 1 5, एक और चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे 4d में ले जाएंगे, 4p में नहीं ले जाएंगे, 4d में ले जाएंगे। तब यहां से 2 मिलेगा, यहां से 1 और यहां से 3, तो 3 1 4 4 2 6। तो आपके पास कैसा बनेगा, ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां ले गए 4d में, तो आपके पास ये बना। तो ये बन गया D2sp3। क्या बन गया, D2sp3। क्योंकि आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक तो sp3d2 और एक D2sp3। तो D2sp3 आया, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बुलाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो पैरामैग्नेटिक, म्यू हो गया √3। तो आप ऐसे भी याद भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास D7 आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन के बाद, चार्ज को कंसीडर करने के बाद, अगर D7 आया और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप क्या करवाइएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिएगा 4d सेल में। तो अगर D7 आया सफल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे 4d सेल में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए NiCO4। पहला चेक करिएगा निकल, निकल है सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां पे देखिए 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 4, और निकल पे चार्ज देखिए है 0। क्यों, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो निकल पे चार्ज है 0, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, डन। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d8 4s2, और अगर 3d8 है, यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग करवाइएगा। तो पहले 3d8 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। पेयरिंग करवाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आएंगे तो यहां एक डब्बा खाली होगा। पर यहां पे अब देखिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, इसमें s में भी इलेक्ट्रॉन है तो हम बिना s के तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस x का दोनों इलेक्ट्रॉन d में ले जाएंगे। तो देखिए इस s का दोनों इलेक्ट्रॉन d में ले जाएंगे तो अब d में हो जाएगा 3d10 और 4s खाली हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि चाहिए कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो आपको पता है जो ज्योमेट्री होगा वो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। यहां से s और यहां से p 3, तो यानी आपके पास यहां से ज्योमेट्री आ गया sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक, म्यू 0 हो गया।